साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज 3 जनवरी है। आज के दिन एक महामानव का जन्म हुआ था, सावित्रीबाई फूले। 3 जनवरी 1831 को जन्मी इस महामानव ने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक महान काम किया। ऐसा काम जिसने कि लड़कियों की शिक्षा के लिए दरवाज़े खोल दिए। आज हम कॉलेजेस में, स्कूलों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जिस मात्रा में लड़कियों को देखते हैं, अगर इस तरह की महामानव न होती तो शायद ये दृश्य देखने में हमें कुछ साल और लगते। हम जानते हैं कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो प्रयास किए उसके लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। ये कष्ट देने वाले लोग कौन थे, इसे हम सब जानते हैं। उनके चेहरे पहचाने हुए हैं, उनकी जात पहचानी हुई है, उनका वर्ण पहचाना हुआ है। उस पर बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उस संघर्ष से गुजर करके उन्होंने जो कुछ सहा, लेकिन उसमें भी वो खुश थी कि उन्हें लग रहा था कि वह दुनिया को बदलने के लिए काम कर रही हैं। वह अपने देश की, अपने इलाके की लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। अपने पति ज्योतिराव फूले और अपनी सहेली फातिमा शेख के साथ मिल करके उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की अलख को जगाए रखा। मरते दम तक वह शिक्षा की तरक्की के लिए और विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा की तरक्की के लिए काम करती रहीं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो उनके एक काव्य संग्रह जिसका शीर्षक है सावित्री नामा, इससे हम एक कविता उनकी सुनेंगे और जिससे हमको पता चलेगा कि शिक्षा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में और संघर्ष के संदर्भ में उनकी जो सोच थी, उनके सोच का दायरा था, वह कितना बड़ा था। और जिस तरह की बातें वे सोच रही थीं और जिस तरह का काम वो कर रही थीं, उन्हें लगता था कि बहुत सारे लोग उसे गलत समझेंगे। ये कौन सी शक्तियाँ थीं जो उनके काम को गलत समझ रही थीं। इस कविता में उनका जो संदर्भ है वह काफ़ी कुछ आता है। वो कौन लोग थे जो उन पर कीचड़ फेंकते थे, वो कौन लोग थे जो उन्हें गालियाँ देते थे, वो कौन लोग थे जो उन पर पत्थर फेंकते थे। इसका संदर्भ जो है इस किताब में, उनकी इस किताब में जो कविताएं हैं उसमें बार बार आता है। मैं आपको जो एक कविता सुनाने जा रहा हूं उसमें भी जिन लोगों का संदर्भ आया है, जिस संस्कृति का संदर्भ आया है, उस संस्कृति को ढोने वाले जिन लोगों का संदर्भ आया है, उस कविता में आपको वो संदर्भ बहुत ताकतवर तरीके से मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं इस किताब से उनकी एक कविता। इस कविता का जो शीर्षक है वह है जागो शिक्षा ग्रहण करो। इस कविता की एक खासियत और है। यह कविता सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोट की और वो जजमेंट था सबरीमाला मंदिर प्रवेश केस का। उस केस में जब ये मामला उठता है कि जो लड़कियों को, महिलाओं को छुआछूत के नाम पर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, उस मंदिर में प्रवेश दिया जा सके, जब इसका फैसला आया और उस फैसले में जो सावित्रीबाई फूले है उनकी इस कविता को भी संदर्भित किया गया, इस कविता का सहारा लिया गया। तो चलिए सुनते हैं कविता जागो शिक्षा ग्रहण करो। उठो शूद्राति शूद्र बंधुओं, नींद से जागो उठो। उठो शूद्राति शूद्र बंधुओं, नींद से जागो उठो। पारंपरिक गुलामी की बेड़ियां तोड़ डालने के लिए उठो। ये पारंपरिक गुलामी कौन सी गुलामी है? क्या ये मुग़लों की गुलामी है? क्या ये मुसलमानों की गुलामी है? ये पारंपरिक गुलामी किसकी गुलामी थी? ये आप सभी समझते हैं कि ये कौन सी पारंपरिक गुलामी थी। उसका संदर्भ भी आगे आपको इस कविता में मिलेगा। उठो शूद्राति शूद्र बंधुओं, नींद से जागो उठो। पारंपरिक गुलामी की बेड़ियां तोड़ डालने उठो। बंधुओं शिक्षित होने के लिए उठो। बंधुओं शिक्षित होने के लिए उठो। मनु पेशवे सब मर खप गए अब अंग्रेज़ों के राज में। मनु पेशवे सब मर खप गए अब अंग्रेज़ों के राज में। मनु पेशवे यानी पेशवाई राज जो मनुस्मृति की व्यवस्थाओं के अनुसार चल रहा था। तो सावित्रीबाई कह रही हैं कि अंग्रेज़ों के राज में जो मनु पेशवे हैं ये सब मर खप गए हैं, ये कमज़ोर पड़ गए हैं। तो मनु पेशवे सब मर खप गए
अब अंग्रेजों के राज में शिक्षा पर जो पाबंदी थी दूर हो गई आज समाज में। हम जानते हैं कि शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जब पब्लिक एजुकेशन आई, वो कब आई, उसका इतिहास आप थोड़ा सा समझिए, बूझिए कि वो कब आई है और कब जो है शिक्षा पर जो पाबंदी लगी हुई थी कि वह खास वर्ण के लोगों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था, ये पाबंदी कब खत्म हुई? तो ये तब खत्म हुई जब पब्लिक एजुकेशन पर ध्यान दिया जाने लगा। और ये ध्यान कब दिया जाने लगा? जब अंग्रेजी राज आया। शिक्षा पर जो पाबंदी थी दूर हो गई आज समाज में। ज्ञानदाता अंग्रेज आए हैं, विद्या अर्जन कर लो तुम। ज्ञानदाता अंग्रेज आए हैं, विद्या अर्जन कर लो तुम। सदियों से नहीं मिला था यह सुनहरा अवसर, जीवन सफल कर लो तुम। सदियों से, सदियां बीत गई थी। ये कहा जाता था कि अगर वेदों का कोई भी शब्द शूद्र के कान में पड़ जाए तो उस कान में शीशा पिघलाकर डाल दो। तो इतनी शत्रुता थी जो शूद्र हैं, कमज़ोर जाति के लोग हैं, उनके साथ में। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि ज्ञानदाता अंग्रेज़ आए हैं, यानी उन्होंने जो शिक्षा के दरवाजे हैं वो सबके लिए खोल दिए और उस पर जो पाबंदी लगी हुई थी कि शिक्षा केवल कुछ ही लोगों के लिए है, उस पाबंदी को हटाया। उस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि ज्ञानदाता अंग्रेज आए हैं, विद्या अर्जन कर लो तुम। सदियों से नहीं मिला था यह सुनहरा अवसर, जीवन सफल कर लो तुम। बच्चों को शिक्षित करें, हम भी नई विद्या सीखें। बच्चों को शिक्षित करें, हम भी नई विद्या सीखें। विद्या और ज्ञान के जरिए हम भी नीति धर्म सीखें। शिक्षा का दृढ़ संकल्प लेकर पढ़ने में सब जुट जाएं। शिक्षा का दृढ़ संकल्प लेकर पढ़ने में सब जुट जाएं। शूद्रत्व का सदियों का यह दाग चलो अब हम मिटाएं। तो जो ये दाग लगाया है मनुस्मृति ने, वर्ण व्यवस्था ने जो शूद्र होने का दाग लगाया है, उसे हम शिक्षा के जरिए मिटा दे, ऐसा कहना है सावित्रीबाई फूले का। बलि के इस राज में हम भी शिक्षा प्राप्त करें। तुरही नगाड़ों की गूंज से अपनी सफलता का ऐलान करें। अगर कोई शिक्षित हो गए हैं, किसने पढ़ाई कर ली है, 2 क्लास पास कर ली है, 5 क्लास पास कर ली है, कुछ जानकार हो गए हैं, तो इस बात का जो ऐलान है वह नगाड़ों के साथ, खूब जोश खरोश के साथ में खुशी मनाई जाए कि हम में से कोई जो है वो पढ़ लिख गए हैं। तो तुरही नगाड़ों की गूंज से अपनी सफलता का ऐलान करें। इस शुभ कार्य में बुरी नज़र न लगे किसी की। दुष्ट ब्राह्मणों को दूर रखो, छाया भी न पड़े उनकी। है ना, ये उस समय का संदर्भ है कि जब लड़कियों की और जो जिसको कमज़ोर जाति कहते हैं उनकी शिक्षा के रास्ते में जो ब्राह्मण हैं और ख़ास तौर पर जो कट्टरवादी ब्राह्मण हैं वह बार बार बाधा बन रहे थे। तो ये उस समय का संदर्भ है। हो सकता है कि आज ये संदर्भ उतना मजबूत ना रहा हो, इसकी ताकत बहुत कम हो गई हो, क्योंकि हमारे पास संविधान है, नियम है, रूल हैं, लॉ हैं, तो जिसके चलते जो है हमको और तमाम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन हमें इतिहास के उस क्षण को देखने की ज़रूरत है जब ये पहचान की जा रही है कि शिक्षा के रास्ते में और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर जाति के लोग हैं उनकी शिक्षा के रास्ते में और महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में कौन लोग सबसे बड़ी बाधा थे। उन्हें निरक्षर रखने में, उन्हें बेवकूफ़ रखने में कौन लोग सबसे बड़ी बाधा थे और उसके पीछे उनकी जो राजनीति और सामाजिक नीति जो है वह क्या हो सकती थी। है तो दुष्ट ब्राह्मणों को दूर रखो, छाया भी न पड़े उनकी। है यह आह्वान, शिक्षा के लिए अथक परिश्रम करो। यानी परिश्रम, मेहनत किस काम के लिए करो? स्कूल खोलो, किताबें छापो, किताबें पढ़ो, है ना, शिक्षा के लिए काम करो। ये कह रही हैं सावित्रीबाई फूले। है यह आह्वान, शिक्षा के लिए अथक परिश्रम करो। है यह आह्वान, शिक्षा के लिए अथक परिश्रम करो।
परंपरागत गुलामी की बेड़ियां तोड़ने उठो। जो परंपरागत गुलामी है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो परंपराएं हैं वो अच्छी होती है, परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी परंपराओं से जुड़कर रहना चाहिए। लेकिन सावित्रीबाई फूले ने उन परंपराओं की पहचान की है अपनी इस कविता में, जो दास्ता को अच्छा मानती हैं, जो दास्ता प्रिय हैं, जो मानती हैं कि लोग दासत्व में रहें, लोगों को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है उनको दास बनाया जाए, उनको अपमानित किया जाए। तो वो कह रही हैं कि शिक्षा के जरिए हमें ऐसी दास्ता से और ऐसी परंपरा से, जो गुलामी की परंपरा है ना, जो एक पारंपरिक गुलामी थोपती है महिलाओं पर और जो शूद्र जातियां थी उस समय उन पर। तो सावित्रीबाई फूले जो है एक उम्मीद की निगाह से देख रही हैं शिक्षा की तरफ, जो शिक्षा के दरवाजे, पब्लिक एजुकेशन के दरवाजे जो है वह लड़कियों के लिए और दूसरी जातियों के लिए, तीसरी जातियों के लिए, तमाम जातियों के लिए खुले हैं। उनकी तरफ वह बड़ी ही उम्मीद की नज़र से देख रही है और इसीलिए वह कह रही है कि उठो और शिक्षा ग्रहण करो। तो साथियों, ये थी कविता सावित्रीबाई फूले की उनके जन्मदिन पर। आप सबको उनका जन्मदिन मुबारक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।